अमूमन ज़्यादातर बार ऐसा मैंने देखा है होता है कि जो बीवियां होती हैं अगर किसी पति के पास एक से ज़्यादा नंबर है तो वो फिर पहले तो शक करेंगी, दूसरा नंबर फ़ोन बताया नहीं, दिखाया नहीं, और फिर मौका मिलते ही उस नंबर से ख़ुद के मोबाइल पे कॉल करेंगी और नंबर डायल करेंगी और उसको सेव भी कर लेंगी। ये भी हो सकता है कि कई बार ज़रूरत पड़े जो रियल ओरिजिनल नंबर है उस पर ना बात हो तो दूसरे फ़ोन पे बात कर लें, वरना ऐसा भी नहीं है। पति अपनी पत्नियों को दोनों नंबर भी बता सकते हैं, 3-3 नंबर, 4-4 नंबर भी बता सकते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है, एक पति सो रहा था, सोते वक्त अचानक पत्नी देखा कि उसके तकिए के नीचे 2 फ़ोन रखे हैं। अब उसे ये अब तक पता था कि उसके पति के पास एक ही फ़ोन है, ये दूसरा फ़ोन कहाँ से आया, और पहला फ़ोन वो पहचानती थी। तो उसने दूसरे और नए फ़ोन को उठाया और देखा कि ये फ़ोन तो था नहीं। अब उसने कहा इसका नंबर क्या है। तो पति नींद में वो दूसरे कमरे में जाती है और पति के उस दूसरे फ़ोन से अपने मोबाइल का नंबर डायल कर देती है। जैसे ही नंबर डायल होता 2 सेकंड में वो फ़ोन काट देती है और फ़ोन वापस ले जाकर रख देती है, और वो दूसरा नंबर पत्नी के मोबाइल में सेव हो गया। कहानी खत्म। अब इधर एक दूसरी कहानी शुरू होती है। कहानी बेंगलुरु के इतिहास में अब तक की हुई सबसे बड़ी गोल्ड की चोरी की, गोल्ड हाइस्ट की। 40 kg गोल्ड, उस वक्त उसकी कीमत कम थी, लेकिन आज जो गोल्ड का भाव है उसके हिसाब से अराउंड 28 करोड़ रुपीस के गोल्ड की बात हो रही है। और बेंगलुरु के इतिहास में इससे पहले किसी बैंक में इतनी बड़ी चोरी नहीं हुई थी। ये कहानी बेंगलुरु के मुथूट मिनी निधि फाइनेंस बैंक की, और मुथूट के बारे में आप जानते हैं, गोल्ड लेते हैं, फिर वो पैसे देते हैं, गोल्ड गिरवी रखते हैं, पैसे देते हैं, इंटरेस्ट और बाकी सारी चीज़ें। पूरे देश में मुथूट बहुत नामी गिरामी है। तो बेंगलुरु के एक ब्रांच में मुथूट का ऐसे ही एक बैंक था, और इस बैंक के मैनेजर थे मिस्टर इसाक जॉन। इसाक जॉन की जिम्मेदारी थी कि इस बैंक के तमाम लॉकर और बैंक के दरवाजे की चाबी उनके पास होती थी। जब बैंक बंद होता, चूँकि उस बैंक के ब्रांच के सबसे बड़े अफसर वही थे, तो पूरी जिम्मेदारी उन्हीं की थी। 2 जून 2009, 2 जून 2009 की बात है। सुबह वक्त पर 10 बजे बैंक आते हैं, सारा हिसाब किताब होता है, गोल्ड के बदले में कैश, गोल्ड जो है लॉकर में रखा हुआ है। सब कुछ काम वाम ख़त्म करने के बाद अब शाम बैंक बंद करने का वक्त हो जाता है। ठीक 5 बजे हमेशा की तरह जॉन बैंक बंद करते हैं, सारे स्टाफ निकल लेते हैं, और आखिर में वो लॉकर चेक करते हैं, बैंक का लॉक चेक करते हैं, और फिर ये सब बंद करने के बाद वो चाबी अपने पास रखते हैं, बाहर आते हैं, और पास में ही घर था इसलिए वो स्कूटर का इस्तेमाल किया करते थे। अब वो अपने स्कूटर पर बैठ जाते हैं। उनकी एक आदत थी, वो बैंक और बैंक के लॉकर की चाबी कभी अपने जेब में, पर्स में, या अपने साथ जो बैग लाते थे उसमें नहीं रखते थे। सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो हमेशा उस लॉकर और बैंक की चाबी अपने स्कूटर की उस सीट पर जिस पे वो बैठते थे उसके नीचे रखते थे, उठाकर सीट को, ताकि कोई लूटपाट करे भी तो चाबी तक ना पहुंचे। 2 जून 2009 को भी अपना यही रूटीन करने के बाद स्कूटर पर बैठते हैं जॉन, चाबी को रखते हैं सीट के नीचे गद्दे के, और अब घर की तरफ चल पड़ते हैं। लेकिन वो थोड़ी दूर गए थे, एक सड़क जिस पर ट्रैफिक बहुत कम था, तभी अचानक एक बाइक वाला कहीं से अचानक आता है तेज रफ्तारी से और स्कूटर को टक्कर मार देता है। जॉन स्कूटर समेत गिर जाते हैं सड़क पर। उनको थोड़ी चोट भी आती है, लेकिन कोई सीरियस चोट नहीं थी, फिर भी चोट तो आई थी। अब वो बाइक वाला भागता नहीं है, उठ के देखता है, इतनी देर में एक कार मारुति ओमनी वहाँ से गुजर रही। उसने देखा एक बाइक पलटी, एक स्कूटर पलटा हुआ है। वो लोग आते हैं, दोनों घायलों से कहते हैं हम आपको चलिए पास के अस्पताल में ले चलते हैं, क्योंकि घुटने वुटने छिल गए थे। पथरीली सड़क पर 2 व्हीलर में ज़्यादातर यही होता है, हम सबके ये तजुर्बा हो चुका है, हाथ पैर बहुत छिलवाए हैं मैंने भी। तो वो पास में ही एक हॉस्पिटल था, हॉस्पिटल में जॉन को अपने साथ ले जाता है, गाड़ी में बिठाता है मारुति में, और वो जो बाइक वाले थे वो भी बैठ जाते हैं मारुति में। लेकिन जॉन को पता नहीं था कि एक्सीडेंट जानबूझकर हुआ था। वो बाइक वाला भी एक गैंग का हिस्सा था, और जिस मारुति ओमनी ने कार रोकी थी वो भी कोई इंसानियत के नाते नहीं रोकी थी, बल्कि उसी गैंग का हिस्सा था, और ये पूरी प्लानिंग का भी एक हिस्सा था। असल में ये सब लुटेरे थे, चोर थे।
कार में बैठते ही अब जॉन को अचानक क्लोरोफॉर्म सुंघा दिया जाता है। जॉन कार के अंदर बेहोश। अब बेहोश जॉन को थोड़ी दूर आगे ले जाते हैं और एक सुनसान जगह पर कार से उतार कर उसको किनारे कर देते हैं जहाँ किसी की नज़र भी ना पड़े। अब जॉन को कुछ पता नहीं, जॉन बेहोश है। अब उसकी वो तलाशी लेते हैं, उसके मोबाइल लेते हैं, उसके पर्स लेते हैं, सब कुछ। लेकिन जिस चीज़ की तलाश थी वो उन्हें नहीं मिलती। वो तलाश थी उस बैंक और लॉकर की चाबी की, और वो जॉन के पास थी नहीं। अब ये सोचते हैं कि चाबी कहाँ गई, क्योंकि वो लगातार उसको फॉलो कर रहे हैं, उन्हें पता है कि किसी ने बंद किया। फिर उन्हें ख्याल आता है कि चाबी कहीं जॉन के स्कूटर में तो नहीं है। जैसे ही ख्याल आया, फौरन उस गैंग के 2 लोग उस जगह पर वापस भागते हैं जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था। लेकिन वहाँ जाते हैं तो देखते हैं कि स्कूटर गायब। अब उन्हें पता था कि स्कूटर लावारी से जो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन होगा वहाँ ज़रूर मिलेगा। तो वो वहाँ से निकलते हैं और जो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है वहाँ पहुँचते हैं और देखते हैं कि वहाँ थाने की पार्किंग में वो स्कूटर पार्क है। अब स्कूटर से चाबी निकालना है, पुलिस स्टेशन है, पुलिस वाले हैं, कैसे? तो ये दोनों पुलिस के पास जाते हैं और कहते हैं कि साहब वो एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, जिनका एक्सीडेंट हुआ मिस्टर जॉन है, हम उनके जानने वाले हैं, उन्होंने फ़ोन किया था तो हम चले आए, और अब वो ठीक है, माइनर है, हॉस्पिटल में फर्स्ट एड के बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई है, तो क्या हम स्कूटर ले जा सकते हैं, क्योंकि हम कंप्लेंट कुछ नहीं करना चाहते हैं। पुलिस वाले भी कहते हैं कि चलो कंप्लेंट से बचो। तो ये जीवन भीमा नगर ट्रैफिक पुलिस स्टेशन था। तो पुलिस वाले कहते हैं ठीक है, ले जाओ। अब वो दोनों स्कूटर को लेते हैं, बाहर निकलते हैं, स्कूटर की तलाशी लेते हैं, सीट के नीचे से चाबी मिल जाती है, चाबी लेते हैं, बाकी अपने साथियों को खबर करते हैं, और उसके बाद सब गायब। अब उधर दूसरी तरफ जॉन सड़क किनारे एक सुनसान इलाके पर बेहोश पड़ा है। 18 घंटे बीत जाते हैं। 2 जून की शाम को वो बेहोश हुआ था और अब 3 जून की सुबह हो गई। सुबह से दोपहर होने वाली है। अचानक जॉन को होश आता है। जब होश आता है तो वो देखता है कि मैं कहाँ पड़ा हूँ। फिर उसे धीरे धीरे याद आता है कि उसका एक्सीडेंट हुआ था, कुछ लोगों ने कार में उसको हॉस्पिटल ले जाने के बहाने बिठाया और फिर कुछ सुंघाया और वो बेहोश। अब वो अपने सारी चीज़ों की तलाशी लेता है तो देखता पर्स गायब, मोबाइल गायब। उसे लगता है कि चलो, उस दिन उसके पर्स में चूँकि 2 जून थी, सैलरी वैलरी आई थी, 20,000 कैश थे। पर जॉन ने सब्र किया, उसने कहा चलो 20,000 और एक मोबाइल ही गया, जान बची, और कुछ नहीं। अभी उसे आगे का कुछ पता नहीं कि आगे क्या हुआ है। अब 20,000 रुपये का अफसोस करते हुए उठता है, जाता है जहाँ पे उसके एक्सीडेंट हुआ था। पुलिस स्टेशन पहुँचता, पुलिस वाले कहते हैं आपके स्कूटर तो आपके साथी या रिलेटिव ले गए। वो चौंकता है, फिर कहता है चलो देखते हैं। वो बाहर निकलता तो देखता थाने से कुछ ही दूरी पर वो स्कूटर एक सड़क किनारे पार्क लावारिस खड़ी है। वो भागकर स्कूटर के पास जाता है, खुश होता है कि चलो स्कूटर भी मिल गया। अब अचानक उसे याद आता है कि चाबी बैंक के स्कूटर के अंदर है। वो सीट उठाता है, चाबी गायब। पहली बार जॉन को धक्का लगा, उसे लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। वो बदहवास अब वहाँ से बैंक भागता है। जब बैंक भागा, बैंक लगभग खुलने का वक्त हो चुका था, सुबह हो चुकी थी अगले दिन की। तो वहाँ ताला खुला हुआ है। बदहवास अंदर भागा, सारे लॉकर खुले हुए, सारे लॉकर से सारा गोल्ड गायब। जब रजिस्टर निकाला गया तो पता चला कि कुल 40 kg गोल्ड 2 जून को उस लॉकर में रखे थे, 40 किलो सोना। उस वक्त सोना सस्ता था, उस वक्त करीब उसकी वैल्यू थी 6 करोड़। 2024 के हिसाब से अराउंड 28 करोड़। अब जैसे ही देखा वो बदहवास, उसने अपने सीनियर बॉसेस को तमाम को फ़ोन किया और बताया कि ये माजरा है। सारे बैंक के आला अफसर पहुँचे। 40 किलो सोना छोटी मोटी चीज़ नहीं। थोड़ी देर में मीडिया तक भी खबर पहुँची। बेंगलुरु के इतिहास में कभी इससे बड़ी चोरी हुई नहीं थी गोल्ड की। पुलिस पहुंचती है मौके पर। पुलिस देखती है बैंक में ना सायरन का इंतज़ाम है, ना सेफ्टी का उतना पुख्ता इंतज़ाम है। अब पुलिस सारी कहानी सुनती है तो फिर आता है कि बैंक मैनेजर के पास चाबी होती है और बैंक मैनेजर के साथ ये सब कुछ हो चुका है। अब जब पुलिस जॉन से उसकी कहानी सुनती है और जॉन बताता है कि कैसे स्कूटर से गया, एक्सीडेंट हुआ, फिर वो बेहोश हो गया, फिर उससे कुछ याद नहीं,
उसके पैसे लुट गए, मोबाइल लुट गया और स्कूटर के अंदर से चाबी गायब। पुलिस का पहला शक बैंक मैनेजर जॉन पर ही गया कि सारी चीज़ें इत्तेफाक नहीं हो सकती, और वो 16 घंटे बेहोश रहा, इसका कोई प्रूफ और सबूत भी नहीं था कि वहाँ पे उसको किसी ने देखा हो। इस एक्सीडेंट का भी कोई सुराग और चश्मदीद नहीं था। तो पुलिस को लगा कि ये सारा खेल है। अब अगले 1 दिन तक जॉन पुलिस कस्टडी में, और पुलिस उससे कुबलवाने के लिए हर तरीके आजमा रही है। इधर मीडिया को भी पता चल गया, और ये भी है कि अब बैंक मैनेजर ही रडार पे है, खबर बैंक मैनेजर के नाम पर अब छप रही है, चल रही है। और 28 करोड़ का सोना तो बड़ी खबर थी बेंगलुरु के लिए भी। अभी हर जगह हेडलाइन है, हर जगह ये खबर चल रही है, पुलिस को क्लू नहीं मिल रहा, और उधर वो जो है बैंक मैनेजर जॉन अपने आप को लगातार बेकसूर बता रहा है। उस वक्त 2009 में ये था कि जैसे आज के दौर में हर जगह सीसीटीवी कैमरे हुआ करते थे, कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं था, न उस बैंक के बाहर, न उस रोड पे जहाँ एक्सीडेंट हुआ, न उस पुलिस स्टेशन के बाहर जहाँ से वो 2 लोग आकर स्कूटर ले गए, तो कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस के हाथ खाली। पुलिस ने अलग अलग 6 टीमें बनाई। प्रेशर ज़्यादा था क्योंकि 40 केजी गोल्ड का मामला था। तो अब पुलिस की टीम तफ्तीश कर रही है, हाथ खाली है, कुछ पता नहीं चल रहा है कि मतलब कहाँ से ये सुराग मिले। तभी छानबीन के दौरान पुलिस को ये पता चला कि जिस जगह पर ये बैंक था मुथूट का, उसके ठीक सामने ठीक 1 महीने पहले एक फुटवेयर का शॉप खुला था, जूते और चप्पल बिक रहे थे। और इत्तेफाक से जिस दिन ये चोरी हुई उस दिन से वो दुकान बंद। अब ये बात बड़ी अजीब थी कि बैंक के ठीक सामने वो शॉप 1 महीने पहले खुला, और जिस दिन चोरी हुई उसी दिन यानी 2 जून को ही वो दुकान बंद, और जिसने दुकान रेंट पे लिया वो गायब। अब पुलिस पहुंची उसके लैंडलॉर्ड तक कि भैया आपने किसको रेंट पे दिया था। उसने नाम बताया, उसने कहा और कुछ, उसने एक नंबर दिया, उसने कहा जिसने मुझसे रेंट पे लिया था ये उसका नंबर है। अब पुलिस ने जब उस नंबर को खंगाला तो बड़ी अजीब चीज़ पता चला कि ये जो नंबर है ये सिम सिर्फ 1 महीने पहले उसको एक्टिवेट किया गया, और 1 महीने पहले उसने लिया है। जब उसके CDR को खंगाला गया तो पता चला कि उस नंबर पर सिर्फ 4 से 5 ही नंबर पर कॉल आते और जाते हैं, सिर्फ 4 से 5। अब जो उन 4-5 नंबरों से बात हो रही है, उन नंबरों पे को जब खंगाला गया तो पता चला वो सारे सिम भी 1 महीने के अंदर अंदर लिए गए, और वो सारे सिम फेक ID कार्ड पे लिए गए। डेड एंड, कोई सुराग नहीं। फिर पुलिस ने कहा कि इस 1 महीने के ही सिम की कोई भी चीज़ छोड़ी ना जाए। तो जो लंबी बात हुई, मिनट भर की बात हुई, उन सबको तो खंगालती गई, लेकिन हर नंबर पे आके डेड एंड, क्योंकि सिम फेक नाम पर, और सब 1 महीने के अंदर अंदर। पुलिस को लग गया कि ये पूरी साजिश थी। बैंक के बाहर शॉप लेना, 1 महीने पहले सिम लेना, उस सिम पे सिर्फ 4 से 5 लोगों का एक्टिव रहना, 4 ही 5 लोगों का बात करना, तो इशारा कर रहा था कि मामला कुछ गहरा है। लेकिन पुलिस के पास और कोई क्लू नहीं, कोई कैमरा नहीं, कोई तस्वीर नहीं, कोई और सुराग नहीं। तो एक पुलिस की टीम लगी हुई है इस कॉल डिटेल के हर CDR में कि किसी तरह से कुछ क्लू मिले। एक नंबर पुलिस की नज़र से कई बार गिरा, पर पुलिस ने गुजरा, उन्होंने उस पर ध्यान ही नहीं दिया। बाद में एक अफसर ने देखा कि उस मोबाइल पे एक दिन कॉल आया था एक, और सिर्फ 2 सेकंड का कॉल था। 2 सेकंड के अंदर कॉल गया और कॉल ख़त्म। तो शुरुआत में पुलिस ने कहा 2 सेकंड रॉन्ग नंबर भी हो सकता है, 2 सेकंड में कौन अपनी बात करता है। लेकिन उस अफसर ने कहा कि नहीं, इस 2 सेकंड वाले को भी खंगालो। तो उस नंबर पे जो एक फुटवेयर ओनर का नंबर जो दिया था लैंडलॉर्ड को, और उससे जो 4-5 लोग बात कर रहे थे, ये असली नंबर जो लैंडलॉर्ड को दिया गया था, उसी नंबर से एक कॉल गया था 2 सेकंड के लिए एक दूसरे नंबर पर, और वो नंबर पे कभी बातचीत नहीं होती थी। अब पुलिस ने उस नंबर को चेक किया तो पता चला वो नंबर एक महिला का है, और बेंगलुरु में ही रहती है, और बाकायदा रजिस्टर्ड है, और सिम कार्ड ओरिजिनल है। तो वो पहला नंबर था जिसके सिम फेक नहीं थे, सिम ओरिजिनल था, रियल था, और वो महिला एग्जिस्ट करती थी। फौरन पुलिस की एक टीम पहुंचती है उस महिला के पास। जब पुलिस की टीम उस महिला के पास पहुंचती है उसके घर पर, तो उससे पूछती है
कि आपके मोबाइल पे एक नंबर आया था, मतलब आपके मोबाइल पे एक 2 सेकंड का कॉल आया था, और ये नंबर किसका है। इससे पहले पुलिस की टीम पूछती है कि आपका नाम क्या है, वो अपना नाम बताती है, फिर पूछती है आप, तो बोलती है मेरे हस्बैंड है। हस्बैंड का नाम क्या है, वो बताती है हस्बैंड का नाम जय कुमार है। जैसे ही पुलिस जय कुमार का नाम सुनती है, अचानक कुछ याद आता है। पता चलता है जय कुमार इससे पहले एक चोरी के मामले में जेल जा चुका है। अब पुलिस वाइफ से पूछती है कि 2 सेकंड का कॉल आपके मोबाइल पे कहाँ से आया। तो उसने कहा कि एक रात मेरा पति जय कुमार सो रहा था और उसके पास शुरू से एक ही फ़ोन है, लेकिन करीब करीब महीने भर पहले की बात है, एक दिन मैंने देखा तकिया के किनारे एक दूसरा फ़ोन। तो मुझे डाउट हुआ कि दूसरा फ़ोन उसने मुझे बताया नहीं, नंबर नहीं दिया, कहीं कोई चक्कर अफेयर तो नहीं है। तो बस इसी वजह से मैंने खामोशी से उसका फ़ोन उठाया और उसका जो है अपने, जो मेरा मोबाइल था, अपने नंबर पे उसको फ़ोन को डायल कर दिया, और जैसे ही मेरे मोबाइल पे उसका नंबर आया मैंने फ़ोन काट दिया। 2 सेकंड के अंदर का काम था, और फिर फ़ोन वापस रख दिया और पति को बताया भी नहीं कि इस फ़ोन से मैंने नंबर लिया अपने मोबाइल पर, क्योंकि वो मैं चेक करना चाहती थी कि वो खुद से बताता है कि नहीं, और उसने बताया नहीं और उसने नंबर सेव कर लिया। तो सिर्फ एक शक की वजह से, एक पत्नी की पति के पास दूसरा फ़ोन और वो बता नहीं रहा है, उसने डायल किया और वो 2 सेकंड का खेल था, और उस 2 सेकंड के चक्कर में पुलिस जय कुमार की पत्नी तक पहुंच गई। अब इसके बाद जय कुमार की बारी थी, जय कुमार को उठाया गया। फिर तो सारी कड़ियाँ ही खुलती गई। पता चला जब जय कुमार जेल गया था तो वहाँ को चोर मिले। इन लोगों ने कहा छोटी मोटी चोरियाँ तो बहुत हो गई, कुछ बड़ा करते हैं। फिर जेल के 2 पहले अपने दोस्त मिले, फिर उनके बाहर कुछ दोस्त थे, तो सारे बेंगलुरु के ही आसपास के थे। फिर इन सब ने कहा कि एक लंबा हाथ मारते हैं, फिर आराम की ज़िंदगी जीते हैं। हर क्रिमिनल यही सोचता है। इसके बाद इन्होंने रैकी की कहाँ कहाँ कर सकते हैं, तब इस मुथूट बैंक का ख्याल आया, और उसकी वजह ये थी कि उसके सामने एक शॉप रेंट के लिए खाली था। उन्होंने कहा पहले शॉप को लेते हैं, एक फुटवेयर का शॉप खोलते हैं। उन्होंने बोर्ड तो लगा दिया, जूते चप्पल अभी लाए नहीं क्योंकि अभी तो शुरू करना था, और अब उस शॉप पर बैठ के शॉप के काउंटर बनाने के नाम पे बस बैंक पे नज़र रखते थे। कौन कितने बजे आता है, बैंक मैनेजर कब जाता है, लॉकर के अंदर क्या है, सारी जानकारी। 1 महीने की रेकी के बाद फिर लोगों ने बाकायदा सिम लिया। फिर ये तय हुआ कि इस सिम पे 4-5 ही लोग बात करेंगे और ये सिम इस ऑपरेशन के बाद डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। ये सब कुछ करने के बाद जब उन्हें पता चल गया कि जो जॉन है मैनेजर, वही चाबी उसी के पास होती है, और वो कितने बजे घर से आता है, कितने बजे घर जाता है, जब सारी चीज़ें हो गई तो फिर ये एक्सीडेंट का प्लान हुआ। एक गाड़ी ली गई, फिर उसको बेहोश किया गया। उन्हें लगा था चाबी उसके पास बैग में या जेब में है, लेकिन चाबी स्कूटर में था। तो वो सब कुछ करने के बाद वो लॉकर में जितना भी गोल्ड था वो सब साफ कर गए। फिर इनका तय हुआ कि जब गोल्ड की चोरी हो जाएगी तो ये सब बिछड़ जाएंगे और इनमें से कोई आपस में मिलेगा नहीं, ना बात करेगा, और मोबाइल को और सिम को सारे डिस्ट्रॉय कर देंगे। और फिर ये था कि थोड़े दिनों के लिए सब छुट्टियां मनाने जाएंगे। तो कुछ लोगों ने अपने अपने पसंद के हिसाब से चुना। एक ने मनाली चुना, एक ने शिमला चुना, एक ने मसूरी चुना, कुछ ने दिल्ली चुना, कुछ ने मुंबई चुना, और सब बिछड़ गए। और ये था कि कोई कांटेक्ट नहीं करेगा। एक कांटेक्ट की तारीख तय की गई कि उस तारीख पे कांटेक्ट करेंगे, और अगर तब तक सब कुछ ठीक रहा, पुलिस उन तक नहीं पहुंची, तो फिर एक गेट टुगेदर होगा शिमला में, और वो सब कुछ जय कुमार को ऑर्गेनाइज करना था। तो सब गोल्ड लेकर निकल लिए। अब उसके बाद जय कुमार तक तो पुलिस पहुंची, जय कुमार ने सारी चीज़ें उगल दी। अब वो सब कहाँ कहाँ कैसे किया, तो जय कुमार ने बताया कि एक मीटिंग होनी है, सब अभी घूम रहे हैं, लेकिन मोबाइल से कांटेक्ट किसी से नहीं होगा। वो एक ख़ास डेट आएगी और उस डेट पे ही वो फ़ोन करेगा जय कुमार, और फिर सब उसकी हरी झंडी के बाद ही शिमला में मिलेगी। तो तारीख आई, पुलिस सामने बैठी है, जय कुमार को कहा फ़ोन करो। तो सबको जय कुमार, बल्कि जय कुमार को फ़ोन नहीं करो, जय कुमार को जो तारीख आई तो अब फ़ोन का इंतज़ार था, क्योंकि जय कुमार फ़ोन नहीं कर सकता था, और अलग अलग लोग पीसी और जहाँ से फ़ोन करना था। और पुलिस बैठी हुई है, जो जय कुमार का ओरिजिनल नंबर था घर का, जो इस ऑपरेशन के लिए उसने इस्तेमाल नहीं किया था, उस नंबर पर अब कॉल आने शुरू हुए, और पुलिस सामने, और जय कुमार से कहा जा रहा सबको तय प्लान के हिसाब से बुलाओ शिमला। जय कुमार एकदम नॉर्मल कि सब ठीक है, पुलिस को भनक तक नहीं लगी।
और आखिरकार सब उसकी बातों में आकर शिमला पहुंच जाते हैं। एक साथ सारे चोर बेंगलुरु पुलिस के सामने थे और बेंगलुरु पुलिस अचानक वो जो पार्टी करने आए थे उस पार्टी का उन्होंने कबाड़ा कर दिया। सब रंगे हाथ पकड़े गए। उसके बाद उनकी निशानदेही पर अलग अलग जगहों से किसी ने कहीं छुपा दिया, किसी ने कहीं गाड़ दिया, कुछ बेच दिया, लेकिन कुल मिलाकर 34.60 kg मतलब 40 किलो सोना गया था। 34.5 किलो सोना बरामद कर लिया। बाकी जहाँ जहाँ बेचा फिर उनको पकड़ा गया। फिर बाद में एक इंस्पेक्टर को भी सस्पेंड किया गया। पता चला जब ये सब कुछ हुआ तो एक इंस्पेक्टर इन लोगों से सेटिंग कर रहा था कि तुम बाकी का सोना बता दो, 5-6 किलो बहुत होता है, तो हम तुम्हारी कोर्ट में वो करवा देंगे, केस कमज़ोर कर देंगे। इसके सबूत मिल गए। बाद में वो इंस्पेक्टर भी सस्पेंड हुआ। फिर ये मुकदमा चला और मुकदमा चलने के बाद 6 जनवरी 2023 तब पिछले साल सेशन कोर्ट का फैसला आया और इन तमाम लोगों को 10 साल की सज़ा सुनाई गई। हालांकि 10 साल की सज़ा तो तक काट ही चुके थे जेल बेल में। कुछ दिनों के लिए बेल पे भी थे लेकिन जेल में भी थे। तो सज़ा सुना दी, सज़ा पूरी हो गई और सब आज़ाद हो गए। 2 सेकंड का कॉल अगर वो बीवी सिर्फ शक की वजह से न करती तो खुद बेंगलुरु पुलिस का कहना है कि केस इतना उलझा हुआ था कि शायद ही ये चोर कभी उसके हाथ लगे थे। छोटा सा भी एक सुराग या सबूत होता ना, काम कर देता है। तो ये थी आज की कहानी।